हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास जो मैथ्स की थी पदम सर की, आप सब ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है। इस बार ये रीजनिंग की क्लास रहने वाली है। आपको पता है कि रीजनिंग में भी बहुत अच्छे सवाल आरएस प्री में पूछे जाते हैं। लगभग 10 से 11 सवाल हर बार आरएस प्री में आ रहे हैं और ये बहुत अच्छे सवाल हो सकते हैं, बहुत अच्छे आपके स्कोरिंग सवाल हो सकते हैं। रीजनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, लेकिन कई बार हम सिली मिस्टेक से रीजनिंग को गलत कर देते हैं। तो पिछले एग्जाम्स में किस तरह के प्रश्न आए वो सारे सवाल यहाँ पर पदम सर ने आपको एक एक सवाल यहाँ पर करवाए। तो वो टाइप्स देख लेना, छोटी छोटी मिस्टेक्स क्या हो जाती है एग्जाम में, इस तरह के सवाल आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम पर आपके ये क्लास बहुत काम आने वाली है। 10-11 सवाल बहुत मायने रखते हैं। वो सवाल अगर आप सही करके आते हैं, मुझे पता है कि 10-11 में से 5-6 सवाल तो बहुत इजीली आप सभी कर लेंगे, लेकिन वो 5-6 सवाल और हम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम पर ये क्लास जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि कई बार छोटा छोटा बहुत घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ ये सवाल आप देख कर जाएंगे तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो इस क्लास को अच्छे से देखिए और कोशिश करना कि रीजनिंग के मैक्सिमम सवाल आप यहाँ पर सही करके आए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, मैथ्स के जैसे अब अपन रीजनिंग को लेकर के, जैसा कि सर ने बताया, रीजनिंग का कंप्लीट एक प्रकार से आरएएस प्रीलिम्स से पहले रिविजनरी क्लास हो जाएगा ये, जिसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक से हमने इस मैराथन क्लास के अंदर या फिर कहें कि एमसीक्यू सीरीज के अंदर आरएएस प्रीलिम्स के अंदर जितने रीजनिंग के टॉपिक है उन सब टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन हमने लिए हैं और पूरे उस वे में इसको प्लान किया है कि एग्जाम में हूबहू इस टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिले। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। अब ये पहला क्वेश्चन है इसके अंदर और ये क्वेश्चन आपका श्रृंखला से है, सीरीज से है। ठीक है, अब इस श्रृंखला को देख के आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा। देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाले संख्या का चयन करें। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब इस श्रृंखला को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। 87 है, 89 है, 2 का अंतर है। ठीक है, फिर कितने का अंतर है, 3 का, फिर कितने का अंतर है, 5 का, फिर कितने का अंतर है, 7 का, फिर कितने का अंतर है, 9 का, 9 का नहीं है, 11 का। ओके, 11 का। उसके बाद में कितने का अंतर होगा और फिर बाद वाला कैसे सेट होगा। अब आप इसको देखो, 2, 3, 5, 7 और 11, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। बोलो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। पहले अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 11 मतलब 7, 11, 11 के बाद अभाज्य संख्या होगी 13, फिर 14 तो भाज्य है, 15 भी भाज्य है, उसके बाद में 16 भी भाज्य है, फिर 17 होगी। देखो 115 के अंदर आपको 13 जोड़ने की आवश्यकता है, तो ये 128 हो जाएगा। ठीक है, 128 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब 128 के अंदर 17 जोड़ोगे तो 146 हो जाएगा। ये सुनो, चलिए, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या आगे बढ़ रही है, प्लस होते जा रही है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों। इसमें देखो, ये गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला इसके अंदर, इसमें ये बोल रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये जो शब्द लिखा हुआ है इसको इस प्रकार से कोड किया जाता है, यानी कि लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ये जो शब्द है इसको क्या लिखेंगे। अब ये कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको बहुत तसल्ली से देखना है। यहाँ पे केवल और केवल उसने क्या किया है, अक्षरों का ग्रुप बना के उनका क्रम चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। उसने 2-2 का ग्रुप बनाया है। अभी सुनो, ये जो है 2-2 का ग्रुप बनाया है और फिर इस एक बार अपने ग्रुप को नंबर देते हैं। देखिए, ठीक है, ये अपना नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ हो गया। ठीक है, अब उसने कैसे कैसे किया है, देखो सबसे पहले क्या लिया है, ई ए। तो ई ए जो है वो सेकंड नंबर का ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद में ओ यू, ओ यू अपने 5वें नंबर का है। ठीक है, ओके, एच आर, एच आर चौथे नंबर का है। ठीक है, उसके बाद में बी आर, देख लो आप बी आर कहाँ है। ठीक है, हाँ जी, इसमें बी आर, ओके, इसमें लिखने में गड़बड़ हो गया। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। ठीक है, जी एच, जी एच छठे नंबर का हो गया। ठीक है, के टी, के टी तीसरे नंबर का हो गया। ओके, के टी तीसरे नंबर का हो गया। अब पहले नंबर का, अच्छा, बी आर न होकर के यहाँ पे बी ई होगा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का हो गया। तो अब अपने नंबर क्या बन गए,
25, 41, 63। अब इसी प्रकार से आपको इस शब्द के साथ में कोडिंग करनी है। ओके, अब यहाँ पे दो दो अक्षरों के माध्यम से आप ग्रुप बना लो। ये दो दो अक्षरों के माध्यम से ग्रुप बन गया। अब इनके नंबर डाल दो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनको फिर इसी प्रकार से अरेंज करना है। कैसे? 25, 41 और 63। अब बताओ मुझे, दो यानी एस टी आएगा यहाँ पे, 5 की जगह क्या आएगा? टी आई, ठीक है। 4 की जगह क्या आ जाएगा? बी यू। 1 की जगह क्या आ जाएगा? डी आई। 6 की जगह क्या आ जाएगा? ओ एन। और थर्ड नंबर का आर आई। देखो ये कौन सा है? एस टी टी आई बी यू। ओके, देखो एस टी टी आई बी यू एन डी। ओके, कौन से वाला बैठ रहा है? हाँ जी, इन दोनों में से देखो आप, एस टी टी आई बी यू, ओके, डी आई, ओके, डी आई, ओ एन और आर आई। एस टी आई, ओके, बी यू, ये एन ऐसे बीच में आ गया है, ठीक है। क्योंकि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12 और 13, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये एन बीच में है ही नहीं, ठीक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। ओके, चलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्या करना है? दो दो अक्षरों का ग्रुप बनाओ और फिर नंबरिंग कर दो 1 से लगा के जहां तक वो जावे, यानी कि 6 तक जा रही है। उसके बाद में उन नंबरिंग को 2, 5, 4, 1, 6, 3 के तहत उनको अरेंज कर लो और उसी क्रम में आपका आंसर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, $, बी का मतलब है ए बी के पिता है, बी स्टार बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए @ बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ एम एन की दादी है? एम एन की दादी बन रही है, ऐसा इन ऑप्शन में से किसमें हो रहा है? आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन ए को अपन चेक करने जा रहे हैं, सुनना, एम स्टार टी। आपको पता है कि ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो एम टी की माँ है। एम जो है ना वो क्या है? माँ, और माँ किसकी है? टी की। ओके, ये सुनो, तो महिला है। अब ये टी पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, एम टी हो गया, $, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है $, बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो $, का अर्थ है टी एन का पिता है। अब टी जो है ना वो पिता है, और वो भी किसका? एन का। पिता है तो आदमी है, ठीक है। चलिए, एन का पिता हो गया। ओके, उसके बाद में एन @ आर, हालांकि आंसर यहीं पे आ गया है, लेकिन तो भी एक स्टेप जो बचा हुआ है तो कर लेते हैं। एन @ आर, तो एन @ बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो यहां पे एन आर की पत्नी है। एन जो है वो पत्नी हो जाएगी किसकी? आर की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज समझो, ठीक है, जेंडर पता चल गया कि ये महिला है, लेकिन अपन को पूछा है कि किसके अंदर एम एन की दादी है। एम दादी बननी चाहिए किसकी? एन की। तो देखो एन ये है, एन के पिता, पिता की मम्मी, तो दादी। अब यहां पे एम जो है वो एन की क्या बन रही है? दादी। तो ऐसा पहले ऑप्शन से ही हो पा रहा है, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। किस विकल्प के अंदर एम एन की दादी है? तो ऑप्शन ए ही अपना राइट आंसर है। यस सुनो, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक गोलाकार मैदान के केंद्र में खड़ा हूं। मैं मैदान के किनारे दक्षिण में नीचे आता हूं, फिर बाएं मुड़कर मैदान की परिधि पर इसकी लंबाई के 3/8वें हिस्से के बराबर चलता हूं। फिर मैं पश्चिम की ओर मुड़ता हूं और सीधे चलकर परिधि पर स्थित विपरीत बिंदु पर आ जाता हूं। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हूं? यह आपको पता करना है, ठीक है। चलिए अपने क्या एक काम करते हैं, इस प्रकार से एक वृत्ताकार घेरा बनाते हैं। अब यहां पे दिशाओं को अंकित कर लेते हैं। आपको पता है कि ये दिशा पूर्व होगी, है ना, और ये दिशा पश्चिम होगी, ये दिशा उत्तर है, और ये दिशा क्या है? दक्षिण है। अब एक व्यक्ति क्या करता है कि यहां पे केंद्र में खड़ा है, वहां से वो सीधे चल के क्या बोलता है? मैं गोलाकार मैदान के केंद्र में खड़ा हूं, मैदान के किनारे दक्षिण तरफ आता हूं। यहां से वो चलता है और यहां आ जाता है, वो यहां आके खड़ा हो जाता है, ठीक है। ठीक, फिर क्या करता है? हाँ,
फिर वहां से बाएं मुड़कर मैदान की परिधि पर 3/8 हिस्से, देखो 3/8, 3/8 हिस्से का मतलब है 3/8। यहां से वो यहां पहुंच गया, यहां से बाईं तरफ 3/8 हिस्से पर जाता है वो। एक चीज बताओ मुझे, यहां से 3/8 हिस्सा, पहले तो 8 हिस्से बनाओ, उसमें से 3 हिस्से करने हैं, तो ये 2 हिस्से हो गए, देखना है ना, ठीक है। ये परिधि के 2 हिस्से, ये हो गए 4 टुकड़े, और ये हो गए परिधि के 8 टुकड़े। समझ में आ गई बात। अब इसमें से वो बाईं तरफ 3 टुकड़े चलता है, 3/8 हिस्से तक चलता है। तो देखो अब यहां से 3 हिस्से चलाना, 8 में टोटल 8 हिस्से कर दिए, उसमें से 3 हिस्से चलाना है बाईं तरफ, 1 2 3। वो अब यहां पहुंचा, ठीक है, वो यहां पहुंच गया। अब यहां से क्या करता है, वो पश्चिम की ओर जाएगा और ठीक बराबर विपरीत परिधि के बिंदु तक पहुंचता है। वो यहां से पश्चिम किधर रहेगा, यहां से पश्चिम इधर है, यहां से वो सीधा यहां पहुंचेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है, ओके। वो यहां से चलते 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 यहां गया और यहां से सीधा पश्चिम की ओर पहुंचेगा, तो वो यहां आ जाएगा। अब वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये है प्रारंभिक स्थान, तो प्रारंभिक स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर है। किधर है, उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। वो प्रारंभिक स्थान से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अब है। ये सुनो, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये एक प्रकार से वेन आरेख का प्रश्न है। दिया गया वेन आरेख एक सर्कल में कलाकारों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। त्रिभुज जोकर का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो त्रिभुज है ना, ये जोकर लोगों को बताता है, इसके अंदर जो भी लोग है वो जोकर है, ठीक है। वृत्त कलाबाजों को प्रदर्शित करता है, वृत्त जो है वो कलाबाजों को बताता है। आयत पुरुषों को बताता है, ये जो आयत है ना ये पुरुषों को बताता है, ठीक है। और वर्ग जो है वो रिंग मास्टर्स को बताता है। ये जो वर्ग है ना ये बताता है रिंग मास्टर्स, रिंग मास्टर्स को बताता है। आरेख में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। कितने पुरुष जोकर और रिंग मास्टर है लेकिन कलाबाज नहीं है। पुरुष होने चाहिए, जोकर होने चाहिए, रिंग मास्टर होने चाहिए, लेकिन कलाबाज नहीं होने चाहिए। देखो सब कुछ, देखो सब में, सबके अंदर कॉमन कलाबाज, पुरुष, जोकर और रिंग मास्टर। अगर सबको देखें तो ये जो संख्या है ना, ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं इस 5 की बात करूं तो 5 कलाबाज है, ठीक है, पुरुष है, ओके, रिंग मास्टर है, ओके, जोकर है। इसी प्रकार से इसने क्या बोला है कि पुरुष होना चाहिए, जोकर होना चाहिए, रिंग मास्टर होना चाहिए, लेकिन कलाबाज नहीं होना चाहिए, कलाबाज नहीं चाहिए। तो ये 5 नहीं आएगा। फिर 17 को देखो आप, है ना, 17 जोकर के अंदर शामिल है, पुरुषों के अंदर भी शामिल है, और रिंग मास्टर के अंदर भी शामिल है, और कलाबाज से बाहर है। तो इसका आंसर है 17 नंबर। 17 नंबर उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो क्या नहीं है, कलाबाज तो नहीं है, परंतु पुरुष, जोकर और रिंग मास्टर ये तीनों है। ये सुनो, तो इसका आंसर है 17। बड़ा इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ा बच्चों का खेल है जी, ये कोई आरएस लेवल का क्वेश्चन भी अपन इसको क्या बोले जी, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जो मेनली आरएस के एग्जाम में प्रश्न आया करते हैं, देखो निम्नलिखित प्रश्न में से एक कथन दिया गया है जिसके बाद में 2 तर्क दिए हुए, कथन तर्क का प्रश्न है, फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क प्रबल और कौन सा तर्क निर्बल है। ऑप्शन ए तब आप आंसर दोगे जब यदि केवल तर्क फर्स्ट प्रबल हो। ऑप्शन बी आपको आंसर देना है यदि केवल तर्क सेकंड प्रबल हो। ऑप्शन सी यदि या तो फर्स्ट या सेकंड प्रबल हो तब। ऑप्शन डी आपको आंसर तब देना है जब यदि न तो फर्स्ट और न सेकंड तर्क आपका प्रबल है, यानी दोनों ही तर्क निर्बल है, दोनों ही तर्क खारिज होते हैं, तब जाकर के ऑप्शन डी आपको आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं, और ये है इसका प्रश्न, क्या लिखा है, कथन है, स्टेटमेंट है, क्या ग्रामीण इलाकों में सरकारी नौकरियों में अधिक प्रोत्साहन राशि होनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में जो सरकारी नौकरी के लिए प्रोत्साहन राशि है वो अधिक होनी चाहिए शहरों के मुकाबले, ठीक है। तर्क, पहला तर्क है हाँ, वहां सरकारी नौकरी, सरकारी को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन आवश्यक है। गांवों के बच्चों को सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन जरूरी है, बिल्कुल ये तर्क ठीक है, इसमें
कोई कमी नहीं। सेकंड देखो, सेकंड तक बोल रहा है कि नहीं, बड़े शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाके पहले से ही सस्ता, स्वास्थ्यवर्धक और कम जटिल हैं, अतः अतिरिक्त प्रोत्साहन क्यों प्रदान किया जाना चाहिए। अरे भाई नहीं, ये बात कोई ठीक नहीं है। ये कह रहा है कि ऑलरेडी शहरों के गांवों के अंदर शहरों के मुकाबले इतनी महंगाई नहीं है, तो फिर वहां पे क्यों एक्स्ट्रा प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। ये बात ठीक नहीं है। पहला तर्क जो है बिल्कुल प्रबल है दूसरे के मुकाबले। तो यहां पे केवल फर्स्ट, तो यहां पे अपना ऑप्शन क्या बनता है, इसको देखें तो केवल पहला तर्क प्रबल है। यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, लेते हैं नेक्स्ट। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये कथन और धारणाओं का क्वेश्चन है। सुनना, कथन और धारणा। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद 3 धारणाएं हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा कथन में निहित है और उसके अनुरूप अपने उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये अपना प्रश्न है। अब स्टेटमेंट क्या है, अब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसके पीछे क्या धारणा है, वो क्या सोच के बोल रहा है, इसको बोलते हैं कथन और धारणा। अभी आपको समझ में आ जाएगा। कथन, किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता केवल उसके धन पर निर्भर नहीं करती। किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता केवल उसके धन पर निर्भर नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति बोल रहा है कि किसी व्यक्ति का जो जीवन की गुणवत्ता है वो उसके पास धन कितना है इस बात पर निर्भर नहीं है। वो ऐसा बोल रहा है, इसके पीछे क्या धारणा हो सकती है। ज्यादातर लोगों का उद्देश्य सिर्फ अधिक संपत्ति हासिल करना है। नहीं, ये बात कोई ठीक नहीं लग रही। ठीक है, ओके, इस बात के लिए वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, ये अनुचित लग रहा। सेकंड देखो, धन के अतिरिक्त भी कुछ कारक हैं जो जीवन की गुणवत्ता में योगदान करते हैं। बिल्कुल यही सोच के वो व्यक्ति बोल रहा है कि केवल धन ही नहीं है जो जीवन की गुणवत्ता तय करता है। ठीक है, क्योंकि धन के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे कारक हो सकते हैं जो जीवन की गुणवत्ता तय करते हैं। तो ये कथन बोलने के पीछे ये निश्चित तौर पे धारणा है। धन जीवन की गुणवत्ता में बिल्कुल भी योगदान नहीं देता, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, किसी व्यक्ति का जीवन की गुणवत्ता केवल धन पर निर्भर नहीं करती, इस बात के पीछे क्या ये धारणा हो सकती है कि धन बिल्कुल योगदान नहीं देता। क्या वो व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट जो दे रहा है वो इस धारणा को लेकर दे रहा है? नहीं। तो यहां पे केवल और केवल ऑप्शन सी राइट आंसर है। केवल धारणा सेकंड निहित है, बाकी तीनों में से फर्स्ट और थर्ड जो धारणा है वो निहित नहीं है। ठीक है, केवल सेकंड धारणा इस स्टेटमेंट के अंदर निहित है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कथन और कार्रवाई का क्वेश्चन है। कथन और कार्रवाई, स्टेटमेंट एंड एक्शन। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद 3 कार्रवाई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानना है और बताना है कि तार्किक रूप से कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए या की जाएगी। ठीक है, चलिए, और ये है अपना प्रश्न। देखो क्या लिखा है। अब एक समस्या आके खड़ी हुई, स्टेटमेंट है कि गांवों से शहरों की ओर पलायन दोनों के लिए हानिकारक है। गांवों से शहरों की ओर जो लोगों का पलायन हो रहा है वो गांव और शहर दोनों के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि गांव तो खाली हुए जा रहे हैं और शहरों के अंदर जनसंख्या भयंकर बढ़ रही है, तो दोनों के लिए ये चीज हानिकारक है। अब क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, सरकार की अप्रोच से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो कार्रवाई क्या लिख रखी है? पहली, ग्रामीण प्रविष्ट को अनिवार्य किया जाना चाहिए, ऐसा अपन कर नहीं सकते। ठीक है, दूसरा, शहरों को छोटे जगहों से जोड़ने वाली ट्रेनें कम होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, शहरों को छोटी जगहों से जोड़ने वाली ट्रेनें कम कर दो ताकि पलायन रुक जाएगा। तो क्या पलायन केवल ट्रेनों से होता है? ये तो बिल्कुल बेतुकी बात हो गई, यानी ये भी कार्रवाई ठीक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन योजना शुरू की जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, गांवों के अंदर अगर गवर्नमेंट अगर रोजगार का सृजन कर दें तो निश्चित तौर पे पलायन को कम किया जा सकता है। केवल धारणा तीसरी निहित है, तो इसमें भी आपका ऑप्शन सी जाएगा। केवल धारणा नहीं, कार्रवाई, केवल कार्रवाई थर्ड की जानी चाहिए। ये सुनो, केवल तीसरी कार्रवाई उचित है। ओके, ये है कथन और कार्रवाई। नेक्स्ट प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन, ये अपना अगला क्वेश्चन है। नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है? कम से कम कितनी रेखा से ये आकृति बन जाएगी? चलो देखो, कम से कम कितनी रेखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
और 17, कम से कम 17। समझ में आ गई बात? अब यहां पे ऐसा नहीं करना 1 2 और 3, ये 3 रेखाएं नहीं है, ये एक सरल रेखा है। तो ये आपकी मेंटल शार्पनेस जानना चाह रहा है कि आप कितना मेंटली शार्प हो, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, सुनो, अगर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक तो ये रेखा और एक ये रेखा, नहीं, ये पूरी एक रेखा से काम हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार की बात है। चलिए, तो यहां पे 17 रेखाएं कम से कम चाहिए इस आकृति को बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब है। क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्न में आकृति का सही जल प्रतिबिंब क्या होगा? ओके, अब इस आकृति को अगर आप पानी के अंदर देखोगे, जैसे यहां पे ये पानी पड़ा है, ठीक है, अब इस आकृति को पानी के अंदर, जल के अंदर जब आप देखोगे तो आकृति कैसे, ये उल्टी हो जाएगी। ये उल्टी होते ही ये वाली चीज ऐसे हो जाएगी, और ऐसा आपको किस में दिख रहा है? ठीक है, ये भी दिख रहा है, लेकिन यहां आके ये फेल हो जाएगा। ओके, ये पैरा साथियों केवल ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगर जब आप इसको उल्टा करोगे तो देखो, सुनो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन तो चली जाएगी यहां पर, और ये जो लाइन ऊपर की साइड ये जा रही है ना, ये इस प्रकार से नीचे की साइड आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, इसका जल प्रतिबिंब ये बनेगा, ऑप्शन डी। ये सुनो, चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से आता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में RED यानी रेड को 6720 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ग्रीन को क्या लिखोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो मैं आपको समझाऊं। क्या लिखा है इसने? RED। अब आप सबसे पहले ये पता करो कि किस पैटर्न से उसने RED को 6720 लिखा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे लिखा तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले इसने क्या किया है, इन अक्षरों का क्रम चेंज किया है, उल्टे क्रम में लिखा, विपरीत क्रम में। तो पहले लिखो D, फिर E और फिर R, इस शब्द को ही उल्टा कर दिया। अब उसके बाद में वो क्या कर रहा है, D कितने पे आता है? 4 पे, E 5 पे, R 18 पे। अब वो 2 प्लस करके आगे लिख रहा है, 4 में 2 जोड़ो प्लस 2 तो हो जाएगा 6, अब इसमें प्लस 2 करो तो हो जाएगा 7, और 18 में प्लस 2 करो, ठीक है, 18 प्लस 2 20। ओके, पहले तो इसको विपरीत क्रम में लिख करके 2 प्लस कर रहा है, 6720। अब हम इसमें भी ऐसा कर लेंगे। हमारा शब्द क्या है? GREEN। सबसे पहले इसको विपरीत क्रम में लिखो, पहले लिखो N, फिर E, फिर R और फिर G। ये लिखने के बाद में 2 प्लस करो। N कितने पे? 14 पे, E 5, R 18, G 7। अब 2 प्लस कर दो, 14 और 2 कितने होते हैं? 16 है। 5 और 2 कितने होते हैं? 7, ठीक है। 18 और 2 कितने होते हैं? 20, और 7 और 2 कितने होते हैं? 9। 16 77 20 9, 16 77 20 9। ऑप्शन बी दिख रहा है ना, बी तो है, 16 77 बिल्कुल 209। यस, 30 और किसी में भी नहीं है ये चीज। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्लियर? चलिए, ये हो गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो इसके कोड हैं और ये इनके शब्द हैं, जैसे RBM STD BRO PUS को द कैट इज ब्यूटीफुल, ओके, TNH PUS DIM STD को द डॉग इज ब्राउन, और पस डिम ब्रो पस और CUS इसको लिखा जाता है द डॉग हैज द कैट। तो हैज का आपको कोड लाना है, हैज का कोड लाना है। अच्छा, एक चीज समझो, यहां पे कोड का क्रम जरूरी नहीं है कि वही रहे, ठीक है। RBM का अगर कोड द है तो यहां पे देखिए द पहले आया, तो यहां पे TNH क्यों आया? यहां पे भी RBM आना था। तो कोड तो है लेकिन वो क्रम आगे पीछे हो रखा है। वो कैसे कंफर्म करेंगे? कॉमन लेकर के। आपको हैज का कोड चाहिए, तो द डॉग द कैट को कॉमन देख करके इनका कोड कंफर्म कर लो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले द का देख लो, द 3 जगह, 1 2 3 और 4 जगह। अब आपको फर्स्ट में भी हो, सेकंड में भी हो, थर्ड में 2 बार हो। देखो PUS और PUS यहां पे 2 बार है, ठीक है। तो इस द का जो कोड है ना वो PUS हो गया। समझ में आ गई बात? ओके, तो द तो कंप्लीट हो गया। अब सुनो, ठीक है, डिम। ओके, अब यहां पे ये क्या है? डॉग, और यहां पर भी क्या है? डॉग। तो इसी प्रकार से यहां पे DIM, देखो DIM ये इन दोनों में कॉमन है, और DIM पहले वाले में है ही नहीं, तो डॉग का हो गया DIM। अब सुनो,
हालांकि हैज कहीं कॉमन नहीं है, बट यहां पे क्या बच गया, हैज। इसी प्रकार से यहां पे क्या बच गया, ओके, CUS और ब्रो, ठीक है। अब यहां पे अच्छा अभी भी नहीं पार पड़ेगी क्योंकि कैट और बच गया ना, कैट। तो अब देखिए यहां पे एक तो ये कैट है और कैट फर्स्ट वाले में है, तो लास्ट और फर्स्ट के अंदर देखो आप ब्रो जो कॉमन है, BRO, ठीक है, और BRO, यस और नो, ठीक है। तो इसी प्रकार से कैट का हो गया ब्रो। अब हैज के लिए केवल और केवल CUS बचाए, तो HAS जो है हैज के लिए CUS कोड हो गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ये सुनो। ऐसे कॉमन लेकर के आपको कोड देखने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए ए बी की मां है, सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, डी की नानी कौन है, इनमें से बताना है। ए बी की मां है, ए जो है वो मां है, और किसकी, बी की, ठीक है। ए बी की मां है, सी ए का बेटा है। अब ए का एक बेटा है जिसका नाम क्या है, सी। देखिए सी ए का बेटा है, ओके। डी ई का भाई है, क्या यहां डी दिख रहा है, नहीं। ई दिख रहा है, नहीं। ई बी की बेटी है, अच्छा बी की जो बेटी है ना वो कौन है, ई, ठीक है। बी की बेटी ई है। वापस इस तीसरे वाले पे आओ, डी ई का भाई है। अब ई का जो भाई है ना वो कौन है, डी, डी ई का भाई है, ठीक है। अब डी की नानी कौन है, अब डी की नानी ए हो जाएगी। अच्छा वो कैसे कंफर्म करें, बी का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, ठीक है। ए बी की माँ है, ए बी की मम्मी है। अच्छा सी ए का बेटा है, ये इसका बेटा हो गया। डी ई का भाई है, ओके। ई बी की बेटी है, बी की बेटी कौन है, ई, और डी ई का भाई है। हालांकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन अब जो है डी की नानी पूछी है, तो और कोई ऑप्शन में देखो इनमें से कोई ने तो लिख नहीं रखा है, तो यहां पे फिर बचता क्या है, यही तो होगा कि इन दोनों बच्चों की बी मां है और उस बी की मां कौन है, ए, तो इन बच्चों के लिए नानी हो गई, यस और नो। तो ए हो जाएगी डी की नानी। क्लियर, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, एक गांव वाला अपने गांव से उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, ठीक है। उत्तर पूर्व दिशा के अंदर मान लो यहां पे उसका गांव है, यहां से उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में चला, कितना चला, 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर दूर स्थित किसी दूसरे गांव में अपने चाचा से मिलने गया। वहां से वह अपना चाचा के गांव दक्षिण में 4 किलोमीटर दूर स्थित गांव में रहने वाले अपने ससुर से मिलने गया। अब यहां से दक्षिण की ओर कितना गया, 4 किलोमीटर, सुनना 4 किलोमीटर वो दक्षिण में गया, ठीक है। 4 किलोमीटर समझना, 4 किलोमीटर दक्षिण में गया, ठीक है, ओके। अब वहां अपने गांव से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, एक चीज समझो, यहां पे आपको पाइथागोरस प्रमेय का पता होना चाहिए, ठीक है, जो रियल में ऋषि बोधायन प्रमेय है। अब वो 5 किलोमीटर इधर गया, वहां से दक्षिण की तरफ आया। अब वो यहां से देखो ये 5 है, ये 4 है, तो आपको पता है ट्रिपलेट क्या होती है, 3 4 5। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 3 है तो दूसरी 4 होगी, तो तीसरी 5 होगी। ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3। ये हो गया 3 किलोमीटर, ठीक है, और ये पूरा समकोण बनेगा। अब ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व, यहां से ये पूर्व दिशा बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व में 3 किलोमीटर है वो अपने घर से, यहां पे उसका घर था, वहां से पूर्व की ओर कितना है, 3 किलोमीटर, तो पूर्व के अंदर 3 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, प्रश्न निम्नलिखित आरेख पर आधारित है, ठीक है। त्रिभुज हिंदी को दर्शाते हैं। देखो त्रिभुज हिंदी भाषी व्यक्तियों के लिए, वृत्त फ्रेंच भाषी व्यक्तियों के लिए, कौन, ठीक है। ये जो वृत्त है ये वृत्त फ्रेंच वालों के लिए, वर्ग अंग्रेजी बोलने वालों के लिए, ठीक है। ये वर्ग जो है वो इंग्लिश बोलने वालों के लिए है, और आयत जर्मन बोलने वालों के लिए, आयत जर्मन बोलने वालों के लिए है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या लिखा है, उपरोक्त आरेख में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सभी फ्रेंच भाषी व्यक्ति जर्मन बोलते हैं। एक बात बताओ, सभी फ्रेंच भाषी व्यक्ति जर्मन बोलते हैं क्या, नहीं।
फ्रेंच वाला तो ये है, जर्मन तो ये है, तो ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है। दूसरा, सभी फ्रेंच भाषी व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। क्या सभी फ्रेंच भाषी अंग्रेजी बोलते हैं? नहीं, अंग्रेजी यहां पर है, फ्रेंच अंग्रेजी के बाहर भी है। अंग्रेजी तो यहां तक है, फ्रेंच तो इसके बाहर भी है, तो ये भी नहीं कह सकते। अगला देखो, सुनो क्या लिखा है, सभी जर्मन भाषी व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं। सुनना, सभी जर्मन अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं, ये बात भी गलत है। ठीक है, ओके, ऑप्शन डी, सभी फ्रेंच भाषी व्यक्ति हिंदी बोलते हैं। क्या सभी फ्रेंच भाषी व्यक्ति हिंदी बोलते हैं? बिल्कुल, ये जो एफ है ना, वो एच के अंदर ही है। एफ यानी फ्रेंच वाले, एच यानी हिंदी वाले, तो सभी फ्रेंच जो बोलने वाले हैं वो हिंदी वालों के अंदर हैं, तो सारे फ्रेंच वाले पक्का हिंदी बोलते हैं। ऑप्शन मतलब डी आपका राइट है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? डी, डी सत्य है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला, नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 126 में एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो धारणाएं दी गई है। कथन और धारणा वाला क्वेश्चन वापस आ गया। दो धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं, कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई धारणाओं में कौन सी धारणा कथन में निहित है। ऑप्शन ए आंसर देना है, ये पहली धारणा निहित हो, सेकंड हो तो बी, और न तो पहली न सेकंड हो तो सी, और दोनों अगर निहित है तो ऑप्शन डी आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब यहां पे ये लिख रखा है, चलिए अब यहां पे आजकल क्या लिखा है, आजकल बच्चे उनके शिक्षकों से अधिक प्रभावित होते हैं, तो धारणाएं क्या होगी आपको बतानी है। ठीक है, आजकल बच्चे उनके शिक्षकों से अधिक प्रभावित होते हैं, ये बात बोली, इसके पीछे क्या धारणा हो सकती है। पहला, बच्चे शिक्षकों को उनके मॉडल के रूप में मानते हैं। दूसरा, बच्चों का अधिक समय स्कूल में व्यतीत होता है, ये बात तो हो ही नहीं सकती। क्या बच्चे शिक्षकों से इसलिए प्रभावित है क्योंकि वो स्कूल में अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं? नहीं, ये बात जरूर है कि बच्चे शिक्षकों को उनका रोल मॉडल या फिर मॉडल के रूप में मानते हैं, आदर्श के रूप में मानते हैं। बच्चे शिक्षक को आदर्श के रूप में मानते हैं, तभी उससे वो प्रभावित होते हैं। केवल पहली धारणा निहित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, केवल पहली निहित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 127 में एक कथन दिया गया है जिसके बाद तीन कार्रवाई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये कथन और कार्रवाई वाला क्वेश्चन है, दी गई है। आपको कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानना है और बताना है कि तार्किक रूप से कौन सी कार्रवाई उचित है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, ये देखो, हर साल हजारों पात्र छात्रों को अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र, परीक्षा पास करने के बाद शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिलता है। क्या लिखा है, हर साल हजारों पात्र छात्रों, जो एलिजिबल छात्र है, को अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र, परीक्षा पास करने के बाद शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिलता है। फिर क्या करें। कार्रवाई पहली, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में और कॉलेज स्थापित किए जाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या कम कर देनी चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, बच्चे तो है उतने रहेंगे, वो जितनी स्कूलें रहेंगी उनमें जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अधिक स्कूलों को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद छात्रों को अपना व्यवसाय करने के लिए सुसज्जित पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये बात देखो, दोनों कार्रवाई ठीक है। कुछ तो आप शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कॉलेज और खोलो। दूसरा, अधिक स्कूलों को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद छात्रों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सुसज्जित पाठ्यक्रम भी देना चाहिए, ताकि जो आगे नहीं पढ़ना चाहे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्रवाई, फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों कार्रवाई उचित है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। केवल कार्रवाई फर्स्ट और थर्ड जो है उचित कार्रवाई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में पंचभुजों की संख्या कितनी है। अब इसमें आपको पंचभुज देखने हैं। ओके, पंचभुज कितने हैं, अभी मैं आपको समझाता हूं, बहुत तसल्ली से ध्यान देना। पंचभुज देखो, पंचभुज एक, ठीक है, दो, तीन, चार, चार तो एक हो गए। अब देखना, एक,
2 3 4 4 और हो गए, प्लस अब देखना 1 2 3 4 5, ये 5 भुजाओं का पंचभुज। इस प्रकार से हर तरफ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए, तो ये 4 और निकल गए, ठीक है, 4 और निकल गए, कितने हो गए 12। तो इसके अंदर 12 पंचभुज है, समझे आप? इस प्रकार से आपको गिनना है, इसके पंचभुज बताना है अपन को, तो 12 हो गए, सिंपल सी बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मैं वापस आपको बता देता हूं। देखो, एक तो इस टाइप वाले, एक और एक इस टाइप वाले, 2 और एक इस टाइप वाले। देखो यहां से ऐसे खंडित करो, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये 1 2 3 4 और 5, ऐसे 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 4, हर प्रकार के 4 है, ठीक है। ओके, तो 12 हो गए टोटल, 12 पंचभुज है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण में देखने पर एक घड़ी में 9:30 हो रहे हैं, तो वास्तव में क्या समय हो रहा है? घड़ी का दर्पण, दर्पण का घड़ी, मतलब वास्तविक का दर्पण, दर्पण का वास्तविक। अगर समय आपको देखना है तो समय को 11:60 में से घटाना होता है। ये आपका 9:30 है ना, इसमें से घटा लो, 2:30 समय होगा, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि ये तो रियल घड़ी है और ये दर्पण है, दर्पण के अंदर लग रहा है कि 9:30 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 9:30, ठीक है। तो वास्तविक, वास्तविक के अंदर ये ऐसे दिख जाएगा, ऐसे दिखने का मतलब 2:30 तो हुआ, ठीक है। दर्पण के अंदर लेफ्ट राइट होता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जी, ये युक्ति याद रखो कि दर्पण के समय को 11:60 में से घटाते हैं तो रियल समय, और रियल समय को 11:60 में से घटाते हैं दर्पण का समय आता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्प ए बी सी और डी में से आकृति एक्स के सही जल प्रतिबिंब को चयन करना है। ये जो है ना आकृति, इसको जल में देखेंगे तो कैसी दिखेगी? ओके, ये उल्टी हो जाएगी, सही बात है, लेकिन यहाँ पे वो 3 बिंदी आनी चाहिए, वो तो आई नहीं, क्योंकि ऊपर वाला नीचे आएगा, 3 बिंदी आनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी यहाँ 3 बिंदी तो आई नहीं, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये दोनों में से हो सकता है ना। ओके, इधर 2 बिंदी, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, जब अपन इसको उल्टा करेंगे ना तो ऊपर वाला नीचे आएगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब देखना है तो नीचे की तरफ देखेंगे, तो ये 3 बिंदी वाला ये आ गया घन, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, अब इस साइड के अंदर ये 2 बिंदी है ना, ये वाला भी दिखना चाहिए, तो ये रहा 2 बिंदी वाला, इधर दिखना भाई चाहिए 3 और 3 6 बिंदी वाला, ओके। जबकि यहाँ पे दिख रहा है 2 बिंदी और यहाँ पे दिख रहा है 6 बिंदी, तो डी तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये श्रृंखला है, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ पे क्या आएगा? देखो एक चीज देखो, ये एकांतर क्रम में चल रही है, बी सी डी ई एफ, लेकिन एफ तो यहाँ आएगा, उसको छोड़ो। अब यहाँ पे ओ एल, एल के बाद में आई, के बाद में एफ, के बाद में क्या आएगा? ये 3 घट रहा है ना, 15 में से 3 गया तो 12, 12 में से 3 गया तो 9, 9 में से 3 गया तो 6, और 6 में से 3 गया तो 3, यहाँ पे सी आएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 3 घट रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 माइनस हो रहा है, -3 और -3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वो सेम उस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। वापस कोडिंग डिकोडिंग का अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इन सबको ये बोला जाता है तो ड्राइवर्स आर लेट को किस प्रकार से लिखेंगे? देखो जो जो पूछा है उसी के कोड ज्ञात कर लेते हैं, बाकी को करने की आवश्यकता नहीं। ड्राइवर्स चेक कर लो, ड्राइवर्स कहाँ है, ये ड्राइवर्स फर्स्ट और ड्राइवर्स सेकेंड, इसमें ड्राइवर्स है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है देख लो आप, ये सिन कॉमन है, ठीक है, तो इसके लिए हो गया सिन। उसके बाद में आपको आर का पता करना है, ठीक है, ये वर है प्यारे साथियों, वर का पता करना है। वर सेकंड और लास्ट के अंदर है, सेकंड और लास्ट वाले में, तो सेकंड लास्ट में कॉमन क्या है? दिन। देखो दिन जो है वो कॉमन है, ये वर है, यहां पे ध्यान रखना, ड्राइवर्स वर लेट, ठीक है।
तो इसके लिए क्या बन गया, कोड डिन हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद में लेट, लेट फर्स्ट और लास्ट के अंदर है। ठीक है, ये लेट फर्स्ट और लास्ट के अंदर है, तो फर्स्ट लास्ट में क्या कॉमन है, FIN। ओके, देख लो आप, तो FIN। ओके, तो ये एक तो हो गया सिन, एक हो गया FIN, यानी फिन बोलो इसको, बोले कुछ बोलो DIN। ठीक है, ऑप्शन फिन सिन डिन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, FIN CIN और DIN। यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं, पैर साथियों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है, प्रश्न संख्या 123, जो भी इसमें प्रश्न आएगा। ठीक है, उत्तर देने के लिए नीचे दी गई जानकारी पढ़ें। P इंटू क्यू का अर्थ है Q P की माँ है, P डॉलर Q का अर्थ है P Q का भाई है, ये इसको बना लेते हैं। P इंटू क्यू का अर्थ है P Q की माँ है, देख लो ये इसके अंदर, अच्छा X D का पोता है, ये कंफर्म करना है, तो अपन को वहां बनाने की आवश्यकता नहीं। अगर ये निर्देश है और इन निर्देशों के आधार पे ऐसा है, इसको ये बोलेंगे, यानी P इंटू क्यू लिखा हुआ है तो Q P की मां है ऐसा बोलते हैं, तो यहां देखो निम्नलिखित में से किसका अर्थ निश्चित रूप से X D का पोता है। पहला ऑप्शन उठाते हैं, X इंटू एच, X इंटू एच। ठीक है, P इंटू क्यू का अर्थ है P Q की मां, तो X इंटू एच का अर्थ है X Q की मां है। X क्या है, मां, इस H की, X H की मां है। ठीक है, चलिए सेकंड भाग वाला आ गया, ये भाग है ना। ठीक है, P भाग Q का अर्थ है Q P का पिता है, Q P का पिता है, तो H भाग D का अर्थ है H D का पिता है। H जो है D के पिता है, Q P के पिता है, Q P के पिता है। ठीक है, तो यहां पे D H के पिता हो जाएंगे, D H के पिता हो जाएंगे तो भी नहीं बैठेगा, D H के पिता है तो भी नहीं बैठेगा। सेकंड देखो आप देखें, ठीक, A डॉलर X। ठीक है, अब डॉलर वाला मामला क्या बोल रहा है, ठीक है, P Q का भाई है, P Q का भाई है। ठीक है, P जो है वो Q का भाई है, A X का भाई है, ये भाई किसका है, X का, और X H का भाई है, ये भाई है। ओके, तो भी दादा तो बनने से रहा, पोता बनने से रहा। ठीक है, ये भी नहीं है। ओके, इसको देखो A माइनस एक्स। ठीक है, P माइनस क्यू का अर्थ है P Q की बहन है, तो A बहन है किसकी, X की, और X इंटू एच, इंटू पे क्या बनता है, माँ है। ठीक है, तो X H की माँ है, माँ है। ठीक है, H की माँ है। ठीक है, और D का मतलब क्या बनता है, भाग के बाद में देखो P भाग Q का अर्थ है Q P का पिता है, तो H भाग D का अर्थ है D H का पिता है, वो का वो आ गया D H का पिता है, ये भी नहीं बन रहा, इनमें से कोई नहीं बैठ रहा भाई। ठीक है, चलो यहाँ पे जो है आपने वो भाई नहीं भी हो रहा था क्योंकि यहाँ पे डॉलर पे भाई बन रहा है वो। ठीक है, तो भी इनमें से ऑप्शन तो एक भी नहीं बैठ रहा, कहीं पे भी ये नहीं बन रहा कि X D का पोता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। वापस कथन और तर्क, निम्नलिखित प्रश्न में से एक कथन दिया गया है जिसके बाद तर्क फर्स्ट और सेकंड दिया गया है, आपको निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क प्रबल है कौन सा निर्बल है। ऑप्शन ए केवल तर्क पहला प्रबल, बी केवल दूसरा प्रबल, या तो पहला या दूसरे में सी, और डी तब दोगे जब कोई भी तर्क प्रबल नहीं हो। ये अपना प्रश्न है। कथन, क्या केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या के लिए अधिकतम सीमा होनी चाहिए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्टर की संख्या के लिए मैक्सिमम संख्या होनी चाहिए। ओके, तर्क नहीं, सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दल को मंत्रियों की संख्या तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ओके, दूसरा, हाँ, अनावश्यक व्यय से बचने के लिए संसद में सीटों की कुल संख्या के एक निश्चित प्रतिशत तक ही मंत्रियों की संख्या तय होनी चाहिए। सही बात है। ठीक है, दूसरा तर्क मजबूत है, पहला है कि नहीं मंत्रियों की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। यहां पे सही लिखा है ना, हाँ, अनावश्यक व्यय से बचने के लिए संसद में सीटों की कुल संख्या में के निश्चित प्रतिशत तक
मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए, बिल्कुल वाजिब सी बात है। अनलिमिटेड मंत्री थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या लिखा है, कथन और धारणा वाला है। कथन और धारणा का प्रश्न है। ऑप्शन ए तब जब पहली धारणा निहित हो कथन के अंदर, दूसरी धारणा निहित हो, या तो पहली या दूसरी धारणा निहित है, सी डी तब जब न तो पहली न दूसरी धारणा उसमें निहित है। देख लो क्या लिखा है। कृपया ध्यान दें कि कंपनी चयनित उम्मीदवारों में से केवल उन्हें आवास प्रदान करेगी जो बाहर के हैं, एक विज्ञापन में दी गई शर्त, ठीक है। एक कंपनी कहीं लेके जा रहा है अपने कर्मचारियों को, और वहां पे ये बोला है कि उन्हीं को कंपनी जो है आवास प्रदान करेगी, रहने के लिए आवास की व्यवस्था करेगी जो बाहर के हैं। इसके पीछे क्या धारणा हो सकती है, स्थानीय उम्मीदवारों के पास उनके ठहरने की कोई अन्य व्यवस्था होगी। बिल्कुल, कंपनी को केवल स्थानीय उम्मीदवारों को चयन करने की योजना है, नहीं, ये मानते हुए नहीं, बल्कि पहली बात ठीक है कि कंपनी के पास मतलब स्थानीय उम्मीदवारों के पास उनके ठहरने की कोई व्यवस्था होगी, ये मानते हुए कंपनी कह रही है कि भाई हम आवास उन्हीं को देंगे जो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। ये कथन और धारणा का क्वेश्चन है। देखिए ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ठीक है। केवल पहला कथन कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। केवल पहला निष्कर्ष सही है तो ए दोगे, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है तो बी, पहला या दूसरा है तो सी, न तो पहला, दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकलते उस कथन से, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और मोस्टली आरएस में इस टाइप के क्वेश्चन आया करते हैं। देखो ध्यान देना, नीति शास्त्र और नैतिकता का त्याग किए बिना इस दुनिया में जीवित और समृद्ध होना लगभग असंभव है। ध्यान दो, ये स्टेटमेंट है, इसको आपको सत्य मानना है, क्योंकि ये कथन और निष्कर्ष है। कथन और निष्कर्ष के अंदर कथन को आपको सत्य मानना है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने हैं, ठीक है। तो नीति शास्त्र और नैतिकता का त्याग किए बिना इस दुनिया में जीवित और समृद्ध होना लगभग असंभव है, ये बात आप सत्य मानो एक बार के लिए। इसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, पहला, दुनिया कुछ अवधारणाओं की सराहना करती है लेकिन इसे बरकरार नहीं रख सकती। देखो ये बात ठीक है, लेकिन इससे पूरी तरह से रिलेटेड नहीं है, और निष्कर्ष जो कथन है उसी से संबंधित होता है, उसी से निकला हुआ होता है। ये बात अदर प्रकार की बात है जो कि डायरेक्टली इस कथन से नहीं निकली। दूसरा निष्कर्ष, नीति शास्त्र और नैतिकता की अवधारणा जीवन में व्यवहारिक नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि इसका मतलब ये हुआ, इसमें कहा है ना कि नीति शास्त्र नैतिकता को त्याग किए बिना तो जीवन समृद्ध नहीं हो सकता। इस बात का ये निष्कर्ष निकलता है कि नीति शास्त्र और नैतिकता की अवधारणा जीवन में व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। बिल्कुल दूसरा निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी क्या सीधी रेखाएं पता करनी है। निम्नलिखित आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। सीधी रेखा देखो, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 और 8, ध्यान देना, 9, ओके, 10 11 और 12 हो गई बस, और एक भी नहीं है। कौन सी जो बच गई, केवल 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में आपको एक आकृति x दी गई है, बिल्कुल, इसके बाद 4 विकल्प ए बी सी डी दिए गए हैं। उस विकल्प को चुने जिसमें आकृति x सन्निहित है। यह आकृति किसमें दिख रही है आपको, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यह आकृति आपको पता करनी है किसमें दिख रही है ना। एक चीज समझो, मैं आपको यहां पे बना के दिखाता हूं। गजब, देखो सुनो, ऐसे 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 ऐसे, फिर यूं, देखो ये ऐसे, मिला कि नहीं मिला, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। यह आकृति हूबहू ऑप्शन डी के अंदर मिलती है। ये आपकी जो मेंटल शार्पनेस है इसको जांचेगा कि आप कितने शार्प हो, ये चीज इसमें से देख पाते हो, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ये आकृति ऑप्शन डी में निहित है, ठीक है। क्या लिखा है, निम्नलिखित आकृति का विश्लेषण करें और इस आकृति के आधार पर दिए गए
कथनों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। इस आकृति को देखना है और अलग अलग प्रश्न इसके अंदर दिए हैं, उनका अपन को आंसर देना है। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या कितनी है। चतुर्भुज बताने हैं और बहुत तसल्ली से ध्यान देना है ना, चतुर्भुज अपन ढूंढते हैं इसके अंदर। देखो 1 2, ठीक है, प्लस देखना 1 और ये 2, ठीक है, 2 ये हो गए, ठीक। उसके बाद देखना 1 3 4, है ना, 4 भुजाएं हो गई, ठीक है। ऐसे देखो 2 ये हो गए, ठीक। इसी प्रकार से इधर से ले लो 1 और ये 2, 2 और हो गए, कितने हो गए, 2 और 2 4, 2 6 2 8। अब सुनना, ठीक है, उसके बाद में एक तो ये हो गया, कितने हो गए, 9 10 और 11, देख लीजिए। अब इसके बाद में कौन सा बच जाता है, 1 नहीं, ठीक है, 1 2 नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 2 ये बच गए, मतलब बन गए, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 और 11। फिर तो इसके अंदर 11 आपके क्या हो जाएंगे, चतुर्भुज हो जाएंगे। इसके बाद में ये पंचभुज के बारे में पूछ रहा है कि पंचभुज कितने होंगे। पंचभुज देखो आप, ये तो हो गए चतुर्भुज, ठीक है। अब देखते हैं पंचभुज, 5 भुजाओं वाले पंचभुज होते हैं, ठीक है। बोलो 1 2 3 4 और 5, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से शुरू हो जाओ, अपने यहाँ शुरू होते, यहाँ शुरू हो जाओ, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ शुरू हो जाओ, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 3 हो गए। अब इसके यहाँ शुरू हो जाओ, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। चलिए अब यहाँ शुरू हो जाओ, ओके, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ शुरू हो जाओ, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये हो गए हर कोने से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे पंचभुज कितने हो गए, 6 पंचभुज हो गए 6, चतुर्भुज हो गए 11 और पंचभुज कितने हो गए, 6। इस प्रकार से आपको गिनना है। हाँ जी, पंचभुज आकृति कितनी है, 6 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैसे तो क्या बोला है कि 45 54 47, फिर आगे कैसे कैसे क्या बढ़ रहा है वो कंफर्म करना है, ठीक। एकांतर क्रम में बढ़ रहा है, 45 और 2 46 और 2 और 2 और 2, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 54 55 56 और 57, एक एक बढ़ रहा है, 55 इसका आंसर है। एकांतर क्रम के अंदर +2 +1 हो रहा है, ठीक है। ओके, इसको देखो, गजब है ये। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोस्ट को PQYUR लिखा जाता है तो स्लोपी को क्या लिखोगे। एक बार एक काम करो, ROAST को PQYUR लिखा जाता है। अब यहाँ पे नंबर डालो, R कितने पे, 18 पे, O 15 पे, A1 S 19 और ये 20, ये 18 और Q 17, Y 25, U 21 और R 18। अब एक चीज समझो आप, 16 रे भाई, ये 16, यहाँ पे क्या हुआ, +2, यहाँ पे
यहाँ पे माइनस का 2 हुआ, समझा? यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का 2, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पे अच्छा +2 -2, ठीक है। अब इसका भी ऐसा ही कोड कर लो, +2 -2। एस सबसे पहले माइनस करेंगे, एस कितने पे आता है 19 पे, तो क्या आ जाएगा क्यू, एस से -2 करोगे क्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए एल कितने पे आता है 12 पे, 13 और 14, 14 पे क्या आता है एन, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया सी, राइट आंसर हो गया, क्योंकि क्यू एन तो इसी में आ रहा है और किसी में आ ही नहीं रहा है। अब और चेक कर लो, ओ 15 पे और 16 17, ठीक है, हाँ जी, नहीं माइनस होगा, ओ 15 पे 2 माइनस कर लो, 13, 13 पे एम आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो गया, यानी कि क्यू एन एम आर एन ए, ये सुनो। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी की बहू है। अच्छा, लड़की कहती है, वो लड़की क्या बोली, एक महिला की ओर इशारा करते हुए लड़की बोली कि वो जो महिला है वह मेरे पिता, देखो इस लड़की का पिता, पिता के इकलौते बेटे, इस पिता का इकलौता बेटा है, की दादी यानी पिता की मां, ये दादी हो गई, ठीक है, दादी की बहू है। अब दादी के घर पे बहू आती है, ओके, तो वो इसके पिता की पत्नी तो होगी, ठीक है। चलिए महिला उस लड़की के क्या लगती है, मां लगती है, ये जो महिला है उसके पापा की पत्नी यानी उस लड़की की मम्मी हो गई, ये सुनो बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट, दीपा ने उत्तर की ओर 75 मीटर की दूरी तय की, दीपा जो है उत्तर की ओर 75 मीटर जाती है, ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ती है 25 मीटर जाती है, बाएं मुड़ी और 25 मीटर गई, फिर वह बाएं मुड़ी और 80 मीटर गई, ये बाएं मुड़ी और 80 गई, ठीक है, अंत में 45 डिग्री दाईं तरफ मुड़ती है, 45 डिग्री दाएं। अब यहां से इसका देखो ऐसे मुंह है, दायां यही तो होगा, 45 डिग्री दाएं मुड़ी और आगे बढ़ रही है। वह किस दिशा में आगे बढ़ रही है, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रही है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, देखो क्या लिखा है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के अपने ज्ञान के संदर्भ में 1000 व्यक्तियों का सर्वेक्षण परिणाम नीचे दिया गया है। सभी 3 भाषाओं को जानने वाले, जो तीनों भाषाएं जानते हैं, और संस्कृत नहीं जानने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या है, गजब का प्रश्न है। देखो तीनों भाषाएं जानने वाले कितने लोग हैं, 100, तीनों भाषाएं जानने वाले, तीनों भाषाओं के अंदर अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत कंबाइंड रूप से जानने वाले तो 100 ही है ना, ओके, प्लस संस्कृत नहीं जानने वाले, संस्कृत नहीं जानने वाले, संस्कृत नहीं जानने वाले, संस्कृत नहीं जानने वाले 200 प्लस 120 प्लस 220, 100 प्लस 540, 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 27 बार, 5:27, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यस और नो, चलिए बहुत आसान है, ठीक है, ये तो संस्कृत जानते हैं ना, संस्कृत नहीं जानने वाले तो इसके बाहर है, ये तीनों, ठीक है, इनको जोड़ा, संस्कृत नहीं जानने वाले और तीनों भाषाएं जानने वाले 100 लोग बीच वाले, क्लियर, ये अनुपात आ गया। देखो क्या लिखा है कि ये जो आकृति दे रखी है ना, इसका दर्पण प्रतिबिंब देखना है, ये दर्पण में कैसे दिखेगी, तो दर्पण के अंदर ये ऐसे दिखेगा, ये T, ये I, ये H और ये W, ETH, ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखो ETH मतलब IHW, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, बाकी एक भी ऑप्शन नहीं है सही। इसको देखो क्या बोला है, निम्नलिखित आकृति में आयतों और षटभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए यहां पे सबसे पहले अपन को आयत गिनना है, इसके लिए मैं आपको आइडिया बताता हूं, वरना इसमें आयत गिनना मुश्किल हो जाएगा, एक एक गिनो तब तो ऐसे गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, है ना,
और 6 इधर से निकलेंगे, एक ऐसे करते करते 6 और 6 इधर, फिर यहाँ ऐसे। वरना मैं आपको आइडिया बताता हूँ, इसका एक तरीका है, देखो 3 बीच में 1 2 3 लाइनें, ठीक है, 1 2 3 लाइनें, सुनो, और इसके बीच में एक लाइन है, चलो इस प्रकार से बना लो, देखो ऐसा है, ठीक है, 3 लाइनें है ना, इनको एक एक गिनने जाओ तो देखो 1 2 3 और ये रह गया ना 4, 1 2 3 4 3 7, 1 2 9 और ये 10, 10 हो जाएगा, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, और इस पूरे को जब आप लोगे तो 10 और निकल जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30। लेकिन इसको करने का दूसरा तरीका देखना, जब भी ऐसी कंडीशन है, देखो एक ये लाइन, ये वाली दूसरी, ये वाली तीसरी, ये वाली चौथी, ये वाली पांचवी, ठीक, यहां देखना नंबर डालने होते हैं 1 2 3 4, इनको जोड़ो, 1 और 2 3 3 6 4 10, इस इधर नंबर डालो 1 और 2, ये हो गया 3, इनको गुणा कर लो 10 इंटू 3, ये हो गया 30। इससे क्या आता है, इससे आता है चतुर्भुज, और उसके अंदर भी आयत, स्पेशली आयत, चतुर्भुज नहीं आयत, ठीक है, तो आयत लाने का ये तरीका है। इस प्रकार से अगर खंड बने हुए हैं उनका नंबर डाल दो, इधर नंबर डाल दो, उनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो और गुणा कर दो, ठीक है। षटभुज इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है, तो देखना आप बहुत तसल्ली से ध्यान देना, देखो 1 2 3 4 5 और 6, एक षटभुज, और ये दूसरा, तीसरा, और ये चौथा, ये पांचवा, इसके अलावा कोई षटभुज नहीं है। तो 5 षटभुज हो गए, 30 आयत हो गए और 5 षटभुज हो गए, समझ में आ गई बात, ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कथन और तर्क, क्या 14 साल की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए? तर्क है हाँ, इससे इन बच्चों की जबरन मजदूरी की व्यवस्था को खत्म करने के में मदद मिलेगी। वो बात ठीक है, लेकिन ये कोई तर्क, मजबूत तर्क नहीं है। क्या केवल और केवल शिक्षा अनिवार्य करने से बच्चे बाल मजदूरी में नहीं जाएंगे? ठीक है, वो तो वैसे भी जाएंगे, जो इलाके जहां पे शिक्षा का प्रचार नहीं है वहां से बच्चे तो वैसे ही जाते हैं। दूसरा है हाँ, ये पूरी आबादी को शिक्षित करने का प्रभावी तरीका है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, पूरी आबादी को शिक्षित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आधारभूत संरचना नहीं है। अरे भाई नहीं, ये बात गलत है। हाँ, इससे जीवन स्तर के मानक में वृद्धि होगी, ये बात ठीक है, ठीक है, जीवन स्तर के मानक में वृद्धि होगी। अच्छा, ऐसा भी जरूरी नहीं है, केवल दूसरा तर्क मजबूत है, केवल दूसरा तर्क मजबूत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी काफी सारे देश है जिनमें एजुकेशन फुल है, लेकिन जीवन स्तर में मानक वृद्धि की जैसी कोई स्थिति नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दूसरा केवल, और कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कार्रवाई। कथन, रेलवे केवल क्रॉसिंग में हुए सबसे भीषण हादसों में 50 लोगों की मौत हो गई जब उन्हें ले जा रही एक बस चलती ट्रेन से टकरा गई। क्या हुआ, रेलवे क्रॉसिंग में सवारियों को ले जा रही बस उस ट्रेन से टकरा जाती है और 50 लोगों की मौत हो जाती है। कार्रवाई क्या करनी चाहिए? ट्रेन चालक को तत्काल निलंबित कर दिया जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग पर क्रॉस करने वाले को ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रेन ड्राइवर ध्यान नहीं रखेगा, ठीक है, ओके, ट्रेन चालक ध्यान नहीं रखेगा। बस के चालक पर उसकी ओर से लापरवाही के लिए अदालत में मुकदमा चलाना चाहिए, वो तो चलेगा ही, ठीक है। रेलवे प्राधिकरण ने से कहा जाना चाहिए कि वह अपने सभी लेवक क्रॉसिंग को व्यक्ति मुक्त करें, ठीक है। देखिए, रेलवे प्राधिकरण से कहा जाना चाहिए कि वह अपने सभी जो ये लेवक क्रॉसिंग है को व्यक्ति मुक्त करें, ठीक है। ये कार्रवाई थोड़ी
ठीक लग रही हैं, ये भी सही होगी। तो यहां पे केवल कार्रवाई सेकंड और थर्ड की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो, ये नया टॉपिक से क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित प्रश्न में निष्कर्ष के उस समूह का चयन करें जो दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। देखो, सभी लोमड़ी प्लेट है, ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोमड़ी क्या है? प्लेट। ओके, सभी प्लेट पेड़ है, सारे के सारे प्लेट क्या है? पेड़ है। अब समझना, सभी लोमड़ी प्लेट है, सभी प्लेट पेड़ है, ऐसा होगा। सभी लोमड़ियां पेड़ है या सभी लोमड़ी पेड़ है? हाँ, सारी लोमड़ी पेड़ों के अंदर आ रही है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। सभी पेड़ लोमड़ी है, सभी पेड़ लोमड़ी है ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, कुछ पेड़ लोमड़ी है, पेड़ बहुत बड़ा एरिया है का कुछ भाग लोमड़ी जरूर है। ठीक है, कुछ पेड़ प्लेट है, हाँ पेड़ बड़ा हिस्सा है उसका कुछ भाग प्लेट है, बिल्कुल सही बात है। पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा अनुसरण करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। निष्कर्ष पहला, तीसरा, चौथा अनुसरण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही आ गया वापस। एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो अपने को किसका ऑफ का पता करना है। अब ऑफ देख लो कहाँ है। ठीक है, ही, द, शो, और यहां क्या लिखा हुआ है? शूज ऑफ लेदर। तो यहां पे शूज ऑफ लिखा है ना, लेदर, ये ऑफ है। और कहां है ऑफ? ये देखो, लेदर एंड रेक्सिन। ओके, तो अब यहां पे ऑफ है, तो एक तो शू का कोड लाओ। तो शूज जो है, ओके, शूज यहां पे है और शूज कहां पे है? हाँ, ही द शूज। ठीक है, फर्स्ट और इसके अंदर है। अब इनके कोड में क्या कॉमन है? फर्स्ट और इसके अंदर हिट का TOM, तो का कॉमन है। ओके, का कॉमन है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में, हाँ जी, शूज का हो गया। ऑफ लेदर, लेदर फर्स्ट में और लास्ट सेकंड में कॉमन है। देखो, ये लेदर है इधर और लेदर है इधर। ठीक है, चलिए अब इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसके अंदर LO कॉमन है, LO। ठीक है, LO कॉमन है, तो लेदर का LO हो गया। अब कौन बचा? ऑफ, ऑफ का FOD हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यस नो? चलिए प्यारे साथियों, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहां पे कैसे करेंगे इसको, देखो आप, 26 से 22 हुआ, माइनस का 4, 22 से -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18, से -4 करेंगे तो 14, से -4 करेंगे तो 10। अब यहां पे विपरीत अक्षर लिखा है। ठीक है, 26 का विपरीत ए एक नंबर पे, या फिर 27 में से घटा दो, इसको 27 में से घटा दो, तो यहां पे आ जाएगा आई, तो आई 18 हो जाएगा। ठीक है, ओके, 27 में 14 जाएगा, ओ का नंबर लगेगा। ऐसे ही 27 में 10 जाएगा तो यू। ठीक, चलिए भाई, अब यहां पे देखो नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है? यदि ए क्यू का पुत्र है, क्यू है ना, उसका पुत्र कौन है? ए क्यू का पुत्र है। क्यू और वाई बहनें हैं, क्यू और वाई क्या है? बहनें हैं। वाई की मां जेड है, वाई की मां जेड है। पी जेड का पुत्र है, जेड का पुत्र कौन है? पी जेड का पुत्र है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? क्यू पी का मामा है। क्या क्यू पी का मामा है? नहीं। पी वाई बहनें हैं, पी और वाई बहनें हैं? नहीं। ठीक है, क्योंकि यहां पे तो पी तो भाई है। ए और पी चचेरे भाई हैं, ए और पी चचेरे भाई हैं। हाँ, इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन नहीं बैठ रहा, मतलब कोई भी, ये जो ऑप्शन है इनमें से इस पर कोई भी बात लागू नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। कृष्ण अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, अपने घर से 1 किलोमीटर
पूर्व की ओर चलता है, पुनः 1 किलोमीटर उत्तर में जाता है, 1 किलोमीटर उत्तर में जाता है, पुनः 2 किलोमीटर पूर्व में जाता है, 2 किलोमीटर पूर्व में जाता है, 3 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, देखो 3 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, ठीक है, और 3 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। एक बात बताओ, 2 और 1 3, तो 3 आएगा तो बराबर इसी सीध में आ जाएगा वापस। 3 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में कितना चलना चाहिए? उसे अपने घर पहुंचने के लिए देखो ये 1 हो गया तो यहां से यहां तक 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा 3 है, तो उसको उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलना है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर उसको चलने की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक 3 है। ओके, इसमें से ये 1 है तो यहां पे 2 रहेगा, 2 उत्तर की तरफ जाएगा तो उसका घर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो, इसको देखना, यहां पे क्या क्या खेल खेलते हैं, ये गजब का क्वेश्चन है। ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, सी और ई क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, डी और ई टेनिस खेलते हैं, ए और सी वॉलीबॉल खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, ए और डी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो कौन फुटबॉल, हॉकी और टेनिस तीनों खेलता है? अब यहां पे 3 खेल हैं, इन सब खेल को एक बार के लिए लिखते हैं। हॉकी, ठीक है, फुटबॉल, ठीक है, क्रिकेट, क्रिकेट, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, देखना है ना, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, ठीक है, टेनिस तो आया ही नहीं, हाँ, और टेनिस, और टेनिस मैं यहां लिख देता हूं टेनिस। ओके, सुनना भाई, ये सारे खेल खेलते हैं। कौन कौन क्या क्या खेल खेलता है उस पर अपन बात करते हैं। ध्यान देना क्या लिखा है, ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। ए हॉकी भी खेलता है और ए और बी हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ए और बी हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ए हॉकी भी खेलेगा, फुटबॉल भी खेलेगा, बी भी हॉकी भी खेलेगा, फुटबॉल भी खेलेगा। बी और सी क्रिकेट तथा फुटबॉल खेलते हैं। बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है। बी और सी क्या क्या खेलते हैं? क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है, क्योंकि बी तो फुटबॉल में पहले से आ गया। बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, तो सी क्रिकेट में भी है, फुटबॉल में भी है, बी फुटबॉल क्रिकेट दोनों में है, ठीक है। ओके, उसके बाद में क्या लिखा है, सी और ई क्रिकेट और वॉलीबॉल। सी क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों में है, सी क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों में है। ई क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों में है। ई क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों में है, ठीक है। ओके, डी और ई टेनिस खेलते हैं। डी और ई टेनिस खेलते हैं। डी और ई टेनिस खेलते हैं, ठीक है। ए और सी वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। ए वॉलीबॉल खेलता है, देखो, और फुटबॉल खेलता है, ठीक है। सी वॉलीबॉल खेलता है और फुटबॉल खेलता है, ये पहले से ही हो गया था, ठीक है। ओके, ए और डी हॉकी और फुटबॉल खेलता है। ए हॉकी खेलता है, फुटबॉल खेलता है। डी हॉकी और फुटबॉल खेलता है। डी हॉकी भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। तो कौन हॉकी, फुटबॉल, टेनिस तीनों खेलता है? हॉकी, फुटबॉल और टेनिस। देखो, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस, इन तीनों में कॉमन कौन है? ठीक है, डी। देख लो आप, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस डी खेलता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से इसको करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको वो लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में अपन आगे जो शब्द लिखा हुआ है ट्राइंगल, इसको क्या लिखा जाएगा, ये आपको कंफर्म करना है।
तो अब इसके अंदर आपको कोडिंग देखनी है, ठीक है। और ये कोडिंग किस प्रकार से हुई है, केवल और केवल शब्दों का अंतर किया है उसने, ठीक है। ओके, हाँ जी। अब उसने क्या किया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब शब्दों को केवल आगे पीछे लिख करके उसने काम किया है, बहुत ही अच्छे लेवल पे ये यहाँ पे कर रहा है। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, वो उसने क्या कर दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 को ऐसे करके। ये बहुत गजब का क्वेश्चन है, देखना CREA और फिर उसको लिखता है, देखो ये जो है ना TIVE, इनको दो भाग किए, फिर इनको विपरीत क्रम में अरेंज किया। इसको लिखा AERC, इसको लिखा EVIT। ये लिखने के बाद में वो क्या कर रहा है, इसको तो बाद वाले अक्षर से रिप्लेस कर रहा है, दूसरे को पहले वाले से। ए के बाद में B, ई से पहले BC, D, R के बाद में S, C से पहले B, E के बाद में F, V से पहले U, I के बाद में J, T से पहले S। ओके, तब ये देखो कोड बन गया। अब अपन को भी इसमें ऐसा ही काम करना है। पहले तो क्या करो, इसके दो हिस्से करो, 1 2 3 4 ये करो, फिर इनको अरेंज करो, क्या आ जाएगा AIRT, फिर इसको अरेंज करो ELG और N, फिर इनको पहले वाले को प्लस माइनस करते जाओ। इसके बाद वाला A के बाद में क्या आ जाएगा B, I से पहले H, R के बाद में S, T से पहले S, ठीक है, E के बाद F, L से पहले L, ABCDEFGH IJ K, G के बाद H और N से पहले M, ठीक है। तो BH SS FK HM, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो BH SS FK HM। ओके, इस प्रकार से आधा आधा करके विपरीत क्रम में उनको सेट करके एक बार +1 एक बार -1, एक बार +1 एक बार -1 करना है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें त्रिभुज आपको बताने हैं, ठीक है। अब इसमें देखो त्रिभुज कैसे गिनेंगे, बोलो 1 और एक ये 2 और एक ये पूरा 3, इस प्रकार से 3 तो इधर से निकलेंगे, देखो 1 2 है ना, और ये 3 यहां से निकलेंगे, ठीक है, और 3 यहां से निकलेंगे। कितने हो गए 3 3 6 3 9। अब इधर देखो आप 1 2 3, अब ये जो ग्रुप है ना इस प्रकार से देखो, ओके 1 2 3 इनको जोड़ोगे, 1 और 2 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए, लेकिन यहां पे 3 इसमें गिने जा चुके हैं, तो उनको आपको घटाना है। 3 जब घटाओगे तो कितना बचेगा 3, ओके। तो यहां पे रह गए फिर 3 और 3 रह गए यहां पे, तो ये हो गए 3 और 3 6, 6 और 9 कितने हो गए 15। अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। चलिए भाई, ये हो गए आपके 15, ठीक। चलिए, अब आपको ये नीचे वाले 3 समझ में नहीं आए होंगे, वापस समझाता हूं। देखो आपने ये लिया ना 1 2 और ये पूरा 3, ये आ गया। अब आपने जब ये नंबर जोड़े ना 1 2 3, अब इसके अंदर आपने क्या किया है, इसको तो लिया है ना पूरा का पूरा, ये सुनो, तो इसलिए ये 2 बार काउंट थोड़ी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी आपने ले लिया है, ये भी 2 बार काउंट नहीं होगा, इसको भी आपने एक बार के लिए ले लिया है, ये भी काउंट नहीं होगा। इसलिए इनकी संख्या अगर जोड़ते हो तो ये सारे जो मैंने अभी बताया वो वापस काउंट होने हैं, इसलिए एक बार इनको लेस करना है, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो जाएंगे। तो ये नंबर डाल के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, उसमें से 3 लेस करने, 3 इधर 3 6 और इधर वाले 9 मिला के 15। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, क्या सरकार को विदेशी कंपनियों को भारत की ऊर्जा परियोजना में निवेश की अनुमति देनी चाहिए? तर्क है हाँ, इससे अपने देश में ऊर्जा की अत्यधिक कमी की समस्या पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। ओके, नहीं, यह विदेशी हितों के समक्ष आत्मसमर्पण होगा। पहला ठीक है, दूसरा गलत है। केवल ऑप्शन फर्स्ट यानी केवल तर्क पहला प्रभावशाली है।
बिल्कुल, अगर विदेशी इन्वेस्टमेंट आता है तो देश के अंदर एनर्जी को लेकर के जो कमी की समस्या चल रही है वो सॉल्व होगी। इसको देखो क्या लिखा है, तसल्ली से पढ़ो पढ़ो इसको। इसमें लिखा है कि सरकार ने नागरिकों से आग्रह किया है कि जब भी संभव हो अपनी दैनिक गतिविधियां पूरी करने के लिए कागज का प्रयोग करने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का प्रयोग करें, क्योंकि कागज बनाने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटने पड़ते हैं, इससे इकोसिस्टम को भारी नुकसान होता है। ठीक है, अब इसके अंदर पूर्व धारणा बतानी है। ठीक है, अब पूर्व धारणा के लिए यहां पे पहला है, हो सकता है कहीं लोग दैनिक कार्य पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का प्रयोग करने में सक्षम हो। बिल्कुल, ऐसा कहने पर यह धारणा इसमें निहित हो सकती है। दूसरा, हो सकता है कहीं लोगों की अपनी दैनिक गतिविधियां पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंच होगी, तभी तो गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि भाई ऐसा कीजिए आप। हो सकता है व्यापक रूप से लोग सरकार की अपील को खारिज कर दें और पहले की तरह कागज का प्रयोग करते रहें। नहीं, ओके, सरकार ऐसी अपील कर रही है, इसका मतलब ऊपर के जो दोनों पॉइंट है इस प्रकार की पहले से धारणा लिए हुए हैं, तभी वो इस प्रकार की घोषणा कर रही है। तो यहां पे केवल फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित है धारणाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, आप एक परीक्षा लिख रहे हैं और आप पाते हैं कि परीक्षा के दौरान आपका सबसे अच्छा दोस्त नकल कर रहा है और निरीक्षक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप क्या करेंगे? आप उसको नकल करने देंगे? देखिए क्या क्या बोला है, अपने दोस्त को परीक्षा के बाद नकल नहीं करने के लिए सलाह देंगे, क्योंकि अगर वह पकड़ा जाएगा तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही है। नहीं, परीक्षा पूरी होने के बाद नहीं, भले ही वो आपका प्रिय दोस्त है लेकिन वो बहुत अनैतिक कार्य कर रहा है, तो उसी वक्त आपको सूचित करने की आवश्यकता है। या तो वहां पे निरीक्षक खड़ा है उसको, है ना, परीक्षा के बाद आप करोगे तो आप भी गलत काम कर रहे हो, आप आपके दोस्त के माध्यम से गलत काम करवा रहे हो। ठीक है, दूसरा, उसे आपके पास उस पर्ची को पास करने के लिए कहेंगे। आप ऐसा बोलेंगे कि भाई जो नकल कर रहा है वो पर्ची मुझे पकड़ा दे, ये तो बिल्कुल जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तो ये गलत बात हो जाएगी। ओके, तीसरा, नजरअंदाज करेंगे क्योंकि वह आपका सबसे अच्छा दोस्त है, भले ही सबसे अच्छा दोस्त है वो अनैतिक कार्य कर रहा है, उसके बारे में निरीक्षक को शिकायत करेंगे। बिल्कुल यही आपको करना है। रियल में भले आप कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर आप इस एग्जाम के अंदर इस प्रश्न को सही करना चाहते हैं तो आपको यही बताना है कि उसके बारे में निरीक्षक को हम शिकायत करेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, क्या बोला है, ये आकृति किसमें, ओके, दर्पण के अंदर ये आकृति आपको बतानी है। ठीक है, दर्पण के अंदर ये आकृति ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे उल्टेगी तो ये आर इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर और इधर वाला हिस्सा इधर चला जाएगा। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, ये किस में दिखेगी? ओके, इसमें भी आपको सही दर्पण प्रतिबिंब दिखाना है। ओके, इधर से इधर दिखाना है। आप इसको देखो, देखें ये उल्टा एस था ना, तो ये सीधा एस हो जाएगा नंबर फर्स्ट, और ये एन सीधा है ना, ये ऐसे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये इसी में बैठ रहा है। ओके, बाकियों के अंदर नहीं बैठ रहा, क्योंकि कहीं पे एन उल्टा है। तो देखो यहाँ पे एन उल्टा है तो एस वापस सीधा है। ठीक है, लेकिन ओके, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। ओके, इसमें गड़बड़ है भाई, देखो ये और ये सेम दिख रहा है, एस एस एन और एन, ये दोनों ऑप्शन होंगे फिर तो, क्योंकि आंसर तो पक्का ही ये होगा। ठीक है, और सीधा एस ऐसे। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ओके, राइट। इसमें एस उल्टा है इसलिए गलत हो जाएगा, इसमें एन सीधा है इसलिए गलत हो जाएगा। ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं न कहीं कोई फर्क है ही नहीं बिल्कुल। एक मिनट रुकिए, ये वाला फर्क है ना, राइट, ये बी ही होगा। ठीक, ओके, ये देखो यहां से निकल रहा है ना, वो यही निकल रहा है। ठीक है, डाउन साइड से नहीं निकलेगा। ओके, ये फर्क है, तो पक्का ही बी है, ऑप्शन सी नहीं है। ये बारीकी आपको ध्यान देना है वरना गलत हो जाएगा। यहां पे देखिए, ये कौन सी आकृति में दिखेगा, जल प्रतिबिंब में देखना है तो कौन सी आकृति आपको दिख रही है, इसको ऐसा करेंगे ये दिखेगा। बिल्कुल, ये तो साफ दिख रहा है, इसमें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप उल्टा करेंगे तो इसी प्रकार से ये दिखेगा, जल प्रतिबिंब। आगे बढ़ते हैं, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी जल प्रतिबिंब देखना है। ओके, क्या लिखा है,
दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब, तो ये भी उसी का हिस्सा है, ये प्रश्न भी उसी का हिस्सा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ई का ई, 8 का 8, इसका ऐसा, और ये ऐसा दिखेगा, और ई ऐसा हो जाएगा, ये 9, और ये सी। इसको चेक करो कौन से में दिख रहा है, टी 4 ई 9, ऑप्शन ए ही तो है। ओके, टी 4 ई 9 और ये सी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगर इसको अपन जल के अंदर देखते हैं तो ये जल प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, बड़ी सिंपल बात। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर का भाग नीचे, निचला भाग ऊपर दिखता है। दर्पण के अंदर लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन दिया गया है जिसके बाद में कार्रवाई 2 दी गई है। आपको कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानना है और बताना है कि तार्किक रूप से कौन सी कार्रवाई ठीक है। ऑप्शन ए, तब जब पहली कार्रवाई सही है, बी है तो दूसरी कार्रवाई सही है, कोई भी कार्रवाई सही नहीं है तो सी, और दोनों कार्रवाई की जानी चाहिए तो डी आपको आंसर देना है। देखते हैं क्या लिखा है, शहर में पानी की आपूर्ति करने वाली सभी झीलों के जल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। शहर के अंदर जो झीलें हैं जो पानी आपूर्ति करती हैं शहर को, उसमें भयंकर कमी आई है। पहला कार्रवाई, जल आपूर्ति प्राधिकरण को स्थिति से निपटने के लिए आपूर्ति में आंशिक कटौती करनी चाहिए। वो तो होता ही है, पानी की किल्लत आती है तो पानी थोड़ा सा कम कर देते हैं, पानी की सप्लाई को कम कर देते हैं, आंशिक कटौती बिल्कुल सही कार्रवाई है। दूसरा, सरकार को पानी के कम से कम उपयोग करने के लिए मास मीडिया के माध्यम से सभी निवासियों को अपील करनी चाहिए। ठीक है, दोनों कार्रवाई उचित है। अपील करें कि भाई पानी कम ढोलें क्योंकि पानी की किल्लत है, ये बात भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए। आपको कथन में दिए गए सभी तथ्यों को सत्य मानना है और दिए गए निष्कर्ष पर एक साथ विचार करना है और निर्णय करना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, केवल पहला या केवल दूसरा, या तो पहला या दूसरा, न तो पहला न दूसरा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो, बॉम्बे और आफ्रा के बीच सड़क मार्ग से 900 किलोमीटर की दूरी समुद्र के रास्ते 280 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इससे ईंधन पर हर वर्ष 7.92 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब 9 सड़क रास्ते से जाते हो मुंबई से आफ्रा तो 900 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर समुद्र के रास्ते से जाएं तो फिर वो केवल 280 किलोमीटर ही पड़ता है। तो समुद्र का रास्ता ज़्यादा बेटर है क्योंकि नज़दीक थोड़ा पड़ता है और उससे ईंधन की भी काफ़ी बचत हो रही है, 7.92। निष्कर्ष क्या है, समुद्री परिवहन सड़क परिवहन से सस्ता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो 900 किलोमीटर लंबा है और ये 280 है। तो अपन अगर वो भी 900 किलोमीटर और ये भी 900 किलोमीटर समुद्र का रास्ता होता, तब भी अगर ईंधन में कमी आ रही है खर्च में, तो कहते हैं कि भाई समुद्र का रास्ता सस्ता है। समुद्र में 280 ही तो किलोमीटर जाना है, वहां से तो 900 किलोमीटर जाना है, तो अपन कैसे बता पाएंगे कि सस्ता कौन सा है? ठीक है, ईंधन को अधिक सीमा तक बचाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, इसीलिए सरकार ऐसा कर रही है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कथन और निष्कर्ष, राजनीति में पैसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीति में पैसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस बात का निष्कर्ष। गरीब कभी भी राजनेता नहीं बन सकता, महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाता है। इसका मतलब ये नहीं कि गरीब कभी राजनेता नहीं बन पाएगा। सभी अमीर लोग राजनीति में हिस्सा लेते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। माना कि पैसा अहम रोल प्ले करता है राजनीति के अंदर, लेकिन सभी अमीर लोग राजनेता बन जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कथन और तर्क। दिए गए प्रश्न में दो तर्क दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। आपको तय करना है कौन सा तर्क ठोस है, कौन सा तर्क निर्बल है। केवल पहला ठोस, केवल दूसरा ठोस, न तो पहला दूसरा ठोस, दोनों ठोस। अब देखो, चेक करो, क्या साधारण स्कोर प्राप्त करने वालों को कुंठाग्रस्त होने से बचाने के लिए उच्चतम स्कोर प्राप्त करने वालों को पुरस्कार अभिप्रेरित करने का एक श्रेष्ठ तरीका है? ठीक है, क्या लिखा है, क्या साधारण स्कोर प्राप्त करने वाले बच्चों को कुंठाग्रस्त होने से बचाने के लिए उच्चतम स्कोर प्राप्त करने वालों को पुरस्कार अभिप्रेरित करने का एक श्रेष्ठ तरीका है। दूसरा मतलब तर्क पहला, नहीं, उच्च स्कोर प्राप्त करने वालों को अभिप्रेरित करने का एक श्रेष्ठ तरीका है। ठीक है, दूसरा, हाँ, उच्च स्कोर पाने वालों की अत्यधिक सराहना से साधारण विद्यार्थियों पर प्रतिकूल असर पड़ता है और परिणाम स्वरूप कभी कभी स्थिति गंभीर हो जाती है। दूसरा सही है, पहला गलत है। जो ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अगर उनको आप प्रोत्साहित करोगे तो क्या इससे जो कमजोर तबका है, जो कमजोर स्टूडेंट है, क्या वो अभिप्रेरित होकर के सुधार कर लेंगे खुद में? उसकी बजाय वो उल्टे कुंठाग्रस्त हो जाएंगे। तो ऑप्शन मतलब तर्क सेकंड है
कि अगर आप अधिक स्कोर करने वालों की सराहना करोगे तो साधारण विद्यार्थियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और परिणाम स्वरूप कभी कभी स्थिति गंभीर भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लास्टिक बैगों के उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तर्क, नहीं, इतनी मोटाई वाले प्लास्टिक बैग विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए जिनके उपयोग से पर्यावरण को अधिक हानि नहीं होती है। बिल्कुल, ये बात सही है। ठीक है, क्लासिफिकेशन करना चाहिए क्योंकि बिना प्लास्टिक के तो काम वैसे भी नहीं चलने वाला। तो जो कम हानि करते हैं उस प्रकार के प्लास्टिक को निर्दिष्ट करके अलाउ करना चाहिए, बाकी को बैन लगाना चाहिए। हाँ, प्लास्टिक बैग का उपयोग करने से जल प्रदूषण और जल जमाव जैसी स्थितियां पैदा होती हैं, इसलिए प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। पूरी तरह से प्रतिबंध संभव नहीं है। दूसरा तर्क निर्बल है। अब ये वापस कथन धारणा वाला। ओके, दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो धारणा फर्स्ट और सेकंड दी गई है। कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा कथन में निहित है। केवल पहली धारणा निहित है, केवल दूसरी धारणा निहित है, या तो पहली या दूसरी निहित है, न तो पहली न दूसरी, या तो नहीं, न तो पहली न दूसरी, पहली और दूसरी दोनों निहित है। ठीक है, चेक करो। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कब तक हमारा देश दुर्भाग्यपूर्ण और विनाशकारी आतंकवादी गतिविधियों का शिकार होगा। देखो, कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, यानी कोई भी नहीं बता सकता कि कब तक हमारा देश दुर्भाग्यपूर्ण और विनाशकारी आतंकवादी गतिविधियों का शिकार होगा। धारणाएं, आतंकवादी गतिविधियों का अंत करना असंभव है, नहीं। ठीक है, ओके, असंभव तो नहीं है, लेकिन अभी तक कोई नहीं बता पा रहा कि कब जाकर के इसका अंत होगा। आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं, पक्की बात है। तभी तो कहा जा रहा है कि प्रयास तो जारी है, लेकिन अभी भी कोई नहीं कह सकता कि कब तक आतंक पर पूरी तरह से काबू पा सकेंगे। ये बात कहने के पीछे ये तो धारणा बनती ही है। ओके, जीन और कैथरीन सिंड्रेला की मौसी है। देखो, एक है सिंड्रेला, सिंड्रेला की मां है, देखना आप, है ना। और जीन और कैथरीन उसकी मौसियां हैं। उसके मां की बहन एक तो जीन है और एक है कैथरीन। ध्यान देना, जीन और कैथरीन सिंड्रेला की मौसी है, सिंड्रेला की मम्मी की बहनें हैं। चार्ल्स सिंड्रेला का पति है। ओके, ये जो सिंड्रेला है, चार्ल्स सिंड्रेला का पति है। क्या नाम है? चार्ल्स। ठीक है, इसाबेला चार्ल्स की सास की मां है। चार्ल्स की सास ये रही और इसकी मां का क्या नाम है? इसाबेला। ओके, देखो, इसाबेला चार्ल्स की सासू की मां है, चार्ल्स की पत्नी की मम्मी चार्ल्स की सासू और उसकी मां इसाबेला। तो इन तीनों की मम्मी इसाबेला। फिर क्या लिखा है? इसाबेला का जीन से क्या संबंध है? तो इसाबेला जीन की मां है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसाबेला जो है वो जीन की मां है। ठीक है, इसाबेला जीन की मां है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? ए बी की बहन है। बी की बहन कौन है? ए बी की बहन है। सी बी की माता है। बी की जो मां है ना, उसका नाम क्या है? सी। सी बी की माता है। डी सी का पिता है। सी का पिता कौन है? डी। डी सी का पिता है। समझ आ गई बात? ठीक है, ओके, सी डी का पिता, डी का भी डी सी का पिता है। ओके, ई डी की मां है। ओहो, डी की जो मां है वो कौन है? ई। ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? ठीक है, ये जो है वो दोहिती हो गई। क्यों? ए और बी भाई बहन हो सकते हैं। इनकी सी तो क्या है? मम्मी है। ठीक है, और मम्मी का पिता नाना होता है, तो डी तो है नाना और ए क्या है? दोहिती। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्या पूछा है? तो ए से डी का क्या संबंध है? अच्छा, एक मिनट, रुको रुको रुको। ए से डी का संबंध, ए से डी का संबंध नाना का है। डी जो है वो ए का नाना है। ए से डी का संबंध बताना है तो नाना हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। कौन बोल रहा है? विकास। विकास बोल रहा है कि एक फोटो की ओर संकेत किया और बोला कि वह मेरे दादा के, यानी इसके पिता के पिता, दादा के इकलौते पुत्र यानी पिता की पुत्री है। अच्छा, यानी कि ये फोटो है, विकास की बहन हो गई ये। तो विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है? विकास का फोटो वाली लड़की से भाई का संबंध है। विकास का संबंध तो भाई का है ना, विकास का फोटो वाली लड़की से भाई का संबंध है। विकास उस लड़की का भाई है। ये सुनो, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ओके, क्या लिखा है? संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक, संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। वह अपने दाईं ओर घूमकर, देखो संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाईं तरफ घूमकर, अब दाईं तरफ इधर घूमकर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है, फिर बाएं घूमकर 20 मीटर चलता है, बाएं घूमकर 20 मीटर चलता है। ठीक है, फिर वह दाईं तरफ 25 मीटर चलता है, दाईं तरफ 25 मीटर चलता है, फिर दाईं तरफ 50 मीटर चलता है, फिर दाईं तरफ 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है, अंत में दाईं तरफ 40 मीटर चलता है, अंत में दाईं तरफ 40 मीटर चलता है। 25 और 10 35, 40 मीटर जब वो चलेगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, ये प्रारंभिक स्थान है, ये दक्षिण और ये पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम दिशा है, दक्षिण पश्चिम दिशा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ये सुनो, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक घड़ी में 7:30 दिखाई दे रहे हैं, यदि मिनट वाली सुई पश्चिम की ओर है। अच्छा, घड़ी में 7:30 कैसे बजते हैं? ओके, देखिए ये 7:30 बज गए। क्या बोला? यदि मिनट वाली सुई पश्चिम की ओर है, पश्चिम, पश्चिम से घड़ी की दिशा में चलते हैं 90 डिग्री, तो क्या आता है? उत्तर से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री क्या आता है? पूर्व से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री क्या आता है? दक्षिण। ऐसा है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है? ओके, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, या फिर घंटे की सुई कौन सी दिशा बताएगी? उत्तर पश्चिम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम दिशा में होगी। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला, देख लो आप। रॉय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, रॉय 2 किलोमीटर पूर्व में चलता है, ये 2 किलोमीटर पूर्व में गया, पूर्व में चलता है, फिर उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। देखना उत्तर पश्चिम, अब यहां से उत्तर पश्चिम तो यही होगा ना, ये वाला डायरेक्शन, और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है। ओके, फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है, 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिणी ओर जाता कितना? 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अंततः वह उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर घूमेगा और 6 किलोमीटर चलेगा। ये यहां बैठा है, 6 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? प्रारंभिक स्थान से दिशा कौन सी है? ये उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है, 4 मील उत्तर दिशा में चलेगा। ठीक है, 4 किलोमीटर, मील मान लो, है ना, कुछ भी मान लो। बाएं मुड़ता है, 6 मील चलता है, बाएं मुड़ा और 6 मील चला। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 मील चलता है, फिर दाएं मुड़ा और 3 मील चला, वहां से दाएं मुड़ता है और 4 मील चलता है, यहां से दाएं मुड़ेगा और 4 मील चलेगा। देखना 4 मील चलेगा। ठीक है, ओके, आधा घंटा आराम करता है। ओके, उसके बाद वह उस दिशा में, उसके बाद वह
उस दिशा में 2 मील फिर चलता है, उसके बाद उस दिशा में जिधर जा रहा था 2 मील फिर चलता है, ठीक है। इसके बाद दाएं मुड़ता है और 1 मील चलता है, ये दाएं मुड़ा और 1 मील चला। तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा के अंदर है, ठीक है। चलिए, बड़ी सिंपल बात है ये तो, ओके। नेक्स्ट क्या बोला है? निम्नलिखित आकृति में वृत्त कठोर श्रम करने वालों को दर्शाता है। ये कठोर श्रम करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं ना, ठीक है। ये बोला है ना, कठोर श्रम करते हैं, ठीक है। त्रिभुज गंभीर लोगों को बताता है। ये जो त्रिभुज है ना, ये गंभीर लोगों को बताता है, ठीक है। और वर्ग जो है बुद्धिमान को बताता है, ओके। वर्ग बुद्धिमानों को बताता है, ठीक है। ऐसे कठोर श्रम करने वालों की संख्या क्या होगी? जो बुद्धिमान है लेकिन गंभीर नहीं। कठोर श्रम और बुद्धिमान में तो आते हैं लेकिन गंभीर में नहीं आते, ऐसा तो 2 ही है। कठोर श्रम में भी आ रहा है, बुद्धिमान में भी आ रहा है, लेकिन गंभीर नहीं है, 2 है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्यक्ति के एक समूह में 11 व्यक्ति कन्नड़ बोलते हैं, 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं, 11 व्यक्ति तेलुगु बोलते हैं। उस समूह में यदि 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, और 1 व्यक्ति सभी भाषाएं बोलता है, तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? गजब का प्रश्न है। एक चीज देखो, ठीक है, क्या लिखा है? एक समूह में 11 व्यक्ति कन्नड़, चलो मैं कन्नड़ को यहां पे के लिखता हूं, ठीक है। 20 व्यक्ति तमिल, ओके, और 11 व्यक्ति तेलुगु बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखा है? ओके, यदि 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोलते हैं, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 भाषाएं बोलते हैं, जैसे मान लो एक व्यक्ति तो ये है 2 भाषाएं बोलेगा, एक व्यक्ति ये है जो 2 भाषाएं बोलेगा, और एक व्यक्ति सभी भाषाएं बोलता है, ये व्यक्ति सभी भाषाएं बोलता है, ठीक है। अब ये कन्नड़ वाले कितने लोग थे? सुनना, कन्नड़ वाले कितने लोग थे? 11, है ना। उसमें से 3 गए, 1 2 3, 11 में से अगर 3 गए, ठीक है, तो पीछे कितने बच गए? 8 लोग। अब 8 लोग जो है वो कौन से वाले हो जाएंगे? जो केवल कन्नड़ बोलेंगे, ओके। 8 लोग जो है वो केवल कन्नड़ बोलेंगे। उसके बाद में, ठीक है, तमिल बोलने वाले कितने थे? ओके, 20 लोग। 20 में से 2 गए तो ये कितने बच गए? 18 लोग, ठीक है। उसके बाद में ये वाले कितने थे? 11 तेलुगु बोलने वाले, तो 11 में से ये 2 गए तो ये 9 लोग, ओके। अब कुल लोग लाने हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे? अरे भाई 18 होगा या, ओके। ये लोग कितने हैं? 18। इनको आप जोड़ दो, ठीक है। 8 9 10 और 11, 11 लोग तो ये हो गए, ठीक है, प्लस 9 लोग ये हो गए, 20, और 18 लोग ये हो गए, कितने हो गए? 38 लोग। टोटल कितने लोग हैं? 38। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कितना शानदार लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? दी गई आकृति में वृत्त रोजगार प्राप्त को बताता है। वृत्त जो है ना, वो रोजगार वालों को बताता है, जो रोजगार प्राप्त है, ठीक है। वर्ग सामाजिक कार्यकर्ता को बताता है। वर्ग जो है सामाजिक कार्यकर्ता को बताता है। त्रिभुज निरक्षर व्यक्तियों को बताता है। त्रिभुज जो है वो निरक्षर को बताता है, ठीक है, ओके। और आयत सत्यवादी को बताता है। ये जो आयत है ना, वो सत्यवादी व्यक्तियों को बताता है, ठीक है। आकृति का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें कि वह कौन सा क्षेत्र है जो साक्षर रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को दर्शाता है। देखो, साक्षर और रोजगार प्राप्त हो यानी इस वृत्त के अंदर आते हो, लेकिन साक्षर हो तो ये 3 2 1 नहीं आएंगे। वृत्त के अंदर आने वाले सारे के सारे रोजगार प्राप्त है, लेकिन साक्षर ये तो निरक्षर है, त्रिभुज वाला तो निरक्षर है, तो फिर कौन बचा? 5 4 और 9 बचा। ये लोग रोजगार वालों में आते हैं,
लेकिन साक्षर भी हैं। कौन? 5 4 9। निरक्षर के अंदर तो त्रिभुज वाले आ गए, ठीक है। जो न तो सत्यवादी हो और न ही सामाजिक कार्यकर्ता। अब देखो, न तो सत्यवादी हो यानी कि न तो आयत के अंदर आते हो, ठीक है, और न ही सामाजिक कार्यकर्ता हो यानी वर्ग के अंदर आते हो, ऐसा तो फिर केवल 9 बचता है, ठीक है। तो ऐसा इसका आंसर है 9। यस और नो? तो ये कौन है? रोजगार प्राप्त साक्षर लोग जो न तो सत्यवादी हैं और न ही सामाजिक हैं, ठीक है। चलिए, तो प्यारे साथियों, ये था अपना रीजनिंग का टोटल एमसीक्यू सॉल्यूशन। और पूरी तरह से जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, उस हर टॉपिक से एक एक प्रश्न लिया है, ठीक है। और एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आपको क्लास कैसी लगी और पिछली मैथ्स की क्लास भी आपको कैसे लगी, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताओगे। और क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर संपूर्ण अंकगणित एडवांस मैथ का पूरा कोर्स है, बिल्कुल नॉमिनल रेट पर है, महज 499। और उसमें भी आप PD10 अगर कूपन कोड लगाते हैं तो वहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो 450 के आसपास पड़ जाएगा और 160 के करीब वीडियोज, आप चाहें तो वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।